नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का एहसास, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। इसी सोच के साथ डॉक्टर अभिषेक सिंह ने रुड़की से शुरुआत की और उनकी MBBS कानपुर से पूरी हुई। उसके बाद उन्होंने MD रेडियोलॉजिस्ट में किया और कैंसर के विशेषज्ञ के तौर पर सेवाएं देना शुरू की। जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो वो स्पेशल फेलोशिप के लिए कनाडा गए और वहाँ से और तमाम जो चीज़ें सीखने की हैं वो सीख कर वापस आए और बरेली में लगभग 6 सालों में उन्होंने तमाम बुलंदियां मुकाम हासिल करे हैं। गंगा शील में लगभग 6 साल उन्हें हो गए और हजारों मरीजों को जो कैंसर के हैं उनको नई जिंदगी दी है। डॉक्टर अभिषेक सिंह, अहम बात यह कि बहुत कम बोलते हैं लेकिन सटीक बोलते हैं। हमारे उनसे कई टॉपिक पर भी बातचीत भी हुई, आधुनिक तकनीक पर भी बात करेंगे और कैंसर की जो तमाम बातें हैं उसका जिक्र करेंगे। हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो 69% जो प्रॉब्लम है वो तंबाकू के सेवन से होती है कैंसर की। उसमें मुंह का, लंग्स का और भी जो तमाम कैंसर हैं वो आते हैं। साथ ही ये भी बड़ी बात है कि कैंसर सिर्फ आजकल न जाने कितने तरीके के हैं। अहम बात यह है कि कैंसर का इलाज मुमकिन है, चाहे 4th स्टेट में भी हो सकता है कि संभावना कम हो, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। जरूरी है हिम्मत और हौसले की और सही समय पे इलाज और जांच होने की। इसकी वजह से तमाम विषयों की वजह से, साथ ही क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, जो किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मैंने इंट्रोडक्शन देने की तमाम कोशिश की अपने लफ्जों में, शब्दों में। अगर कुछ और इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नहीं, आपने जितना बताया उतना बहुत है। मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लोग मेरे बारे में जानते हैं और जितना जानते हैं उतना बहुत है जी। मैं थोड़ा विषय पर आता हूँ सीधे तौर पे, क्योंकि आधुनिक तकनीक आ गई है। पहले के दौर में यह था कि सर्जरी के जरिए से कीमोथेरेपी आई, फिर रेडियोलॉजिस्ट जिसके आप एक्सपर्ट हैं, और भी तमाम जरिए आए। हम इलाज पे बाद में आएंगे। ये मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि कैंसर मोटा मोटी तौर पे कितनी तरीके के होते हैं। कैंसर जैसा लोगों का भ्रम है, या जिस तरह के व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलते रहते हैं कि कैंसर को ऐसे ठीक कर लें, कैंसर को ऐसे जांच लें, या कैंसर से ऐसे बच लें, वो अपने आप में काफ़ी गलत है। उसका कारण ये है कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, ये लगभग 200 बीमारियों का समूह है। एक शरीर के एक हिस्से में ही कई तरह की बीमारी हो सकती है और सबका इलाज अलग अलग हो सकता है, सबकी प्रोग्नोसिस अलग हो सकती है, ठीक होने की संभावनाएं अलग हो सकती हैं। तो कैंसर को कहीं भी कोई भी मैसेज अगर आप पढ़ रहे हैं कि ये तरीके से आप कैंसर से बच सकते हैं, ये तरीके से आप कैंसर को ठीक कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे गलत है। उस पर कभी विश्वास ना करें। ये जान के रखें कि स्तन में हो, लंग में हो, कहीं भी हो, एक लंग में ही 4 प्रकार के मोटे मोटे कैंसर माने जाते हैं, स्तन में 8 प्रकार के कैंसर हो सकते हैं और सबका इलाज अलग अलग हो सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर किस प्रकार का है, क्या वो ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और भ्रमों में और इस तरह की जो मैसेजेस चलते हैं उनसे बचने की कोशिश करें। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ सर, तंबाकू का सेवन 69% ऐसा माना जाता है जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। तंबाकू में ऐसी क्या चीज़ होती है जो कैंसर का एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है और फिर वक्त के साथ साथ प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और आखिरी नतीजा वही होता है जो सबके सामने है। देखिए, तंबाकू कैंसर का कारण तो है, लेकिन वो सबसे बड़ा प्रिवेंटेबल कारण है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। उससे बचा जा सकता है। तंबाकू के कारण होने वाले कैंसरों को रोका जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, उनको होने ही नहीं दिया जा सकता अगर तंबाकू की आदत का हो। तंबाकू 2 तरह का हम मानते हैं, एक स्मोक तंबाकू, एक स्मोकलेस तंबाकू। स्मोक तंबाकू जैसे बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह हो। स्मोकलेस मतलब गुटखा, गुलमंजन, इस तरह की चीज़ें जो मुंह में रखी जाती हैं, खैनी वगैरह होते हैं। तो जो गुलमंजन, खैनी वगैरह होते हैं ये तो लोकल एरिया में, ओरल कैविटी में, हेड एंड नेक में करते हैं। लेकिन जो दूसरे तरह के तंबाकू, स्मोक तंबाकू है, वो चाहे आदमी खुद ले रहा हो या उसके परिवार में कोई ले रहा हो या उसका कोई दोस्त ले रहा हो, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों तरीके से कई प्रकार के कैंसर कर सकता है। वो यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर तक कर सकता है, वो लंग्स के, जो हम जानते हैं कि लंग्स में कैंसर करता है वो तो है ही है, लेकिन शरीर के बहुत सारे हिस्सों में कैंसर कर सकता है। तो तंबाकू के बारे में ये जानना कि वो इतनी कैंसर करता है वही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उससे सबको बचा जा सकता है। ये सारे कैंसर होंगे ही नहीं, वो बर्डन कभी शरीर पे या कभी परिवार पे पड़ेगा ही नहीं अगर तंबाकू की आदत नहीं है। लंग्स कैंसर की जब हम बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा होने वाला कारण है। दुनिया में मौत का जो सबसे बड़ा दूसरा कारण है वो कैंसर ही है। लंग्स कैंसर उसमें खास तौर से होता है। आखिर क्यों होता है और अब आधुनिक तकनीक में किस तरह के इलाज है, क्योंकि हिंदुस्तान में
सबसे ज़्यादा लंग्स कैंसर से ही मौतें होती हैं। लंग कैंसर बहुत कॉमन है, अभी पोल्यूशन के कारण बढ़ रहा है, तंबाकू के सेवन के कारण बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रिवलेंस है अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। जैसे कुछ हिस्से हैं उत्तर प्रदेश के ही अगर हम ले लें या उत्तराखंड के ले लें, अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो गुटखा सेवन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आगरा, लखनऊ और ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पे इटावा एरिया में, यहाँ मुंह के कैंसर ज़्यादा मिलते हैं। अब इधर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिगरेट पीने का ज़्यादा चलन है, बीड़ी पीने का ज़्यादा चलन है, अल्कोहल का ज़्यादा चलन है, तो वहाँ पे लंग कैंसर ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे फेफड़ों का कैंसर मिलता है, वहाँ पे खाने की आहार नली का कैंसर मिलता है। तो ये एरिया स्पेसिफिक भी है और सब कुछ आदतों पे और लाइफस्टाइल पे बहुत निर्भर करता है। अभी देखने में तो ये भी आ रहा है कि कुछ जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि उसके कारण से भी कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने कभी स्मोकिंग करी नहीं है, उनमें भी म्यूटेशन हो रहे हैं, उसमें भी कैंसर देखने में मिल रहा है। तो लंग कैंसर का डेफिनेटली पेशेंट बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड वाइड तो ये सबसे कॉमन है ही है, उसमें डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज है। जी मेरा एक बहुत अहम सवाल ये है कि जो हम इलाज की अगर हम बात करते हैं और इलाज से पहले जब आपके पास मरीज आता है, जब उसकी जांच हो जाती है, तो साइकोलॉजिकल वो बड़े प्रेशर में होता है। तो किस तरह से आप उनको एक मैसेज, एक पैगाम देना चाहते हैं अगर किसी को ये कैंसर है, किसी भी तरह का कैंसर है, वो कोई भी स्टेज है, क्योंकि उसमें जितनी देरी होगी उतना ही नुकसान है, जितनी संभावना घटेगी। साथ ही मैं इसी में जोड़कर ये चाहता हूँ कि किस तरह के इलाज अवेलेबल हैं आधुनिक दौर में। देखिए, मेरा मानना है कि जो ज़्यादातर कैंसर से मौतें भारत में हो रही हैं वो ज़्यादातर या तो जानकारी के अभाव के कारण है या फिर डर के कारण। जानकारी का बहुत अभाव है। मेरा कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचाऊं, और एक बार सही जानकारी मिलती है तो लोग समझते हैं, उन्हें पता होता है कि किससे बच सकते हैं, कितना बच सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। जहाँ तक पेशेंट की डायग्नोसिस का बात है, वो बहुत सारे भ्रम लेके आते हैं, बहुत सारे डर लेके आते हैं मन में। वो चाहे कीमोथेरेपी को लेके हो, रेडिएशन को हो, सर्जरी को हो, कई थेरेपी को लेके तो रहते ही हैं, कैंसर को लेके रहते हैं। अर्ली स्टेज पे बहुत कम कैंसर मिलते हैं हमारे पास, क्योंकि लोग देसी दवाई का इलाज कराने की कोशिश करते हैं। कई काफ़ी समय तक बायोप्सी नहीं कराते हैं कि बायोप्सी के कारण फैल जाएगा। ये बहुत सारे भ्रम है लोगों के मन में। तो यूजुअली हम पहले तो काउंसलिंग होती है, पेशेंट को समझाया जाता है कि कोई भी कैंसर हो, जितना जल्दी पकड़ में आएगा उतना ठीक होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा पार्ट ये रहता है कि उनको पुराने मरीजों से हम कांटेक्ट कराते हैं या उन्हें वीडियोस दिखाते हैं जहां दूसरे मरीज जो उनके ही जैसे कैंसर से लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, ठीक हुए हैं, उनकी वीडियोस देख के उनको हिम्मत मिलती है। उनके कई बार हम पेशेंट से भी मिलवाते हैं। अगर कीमोथेरेपी हॉस्पिटल में चल रही है, उन्हीं से मिलते जुलते किसी मरीज की, तो उनसे हम मिलवाते हैं। कई बार मिल के उनके सारे डर कम हो जाते हैं। लेकिन जब एक बार थेरेपी शुरू हो जाती है, असली डर तब खत्म होता है। तो उनके डर है कि मेरे को कमजोरी बहुत आएगी, और जो पुरानी तकनीक थी, पुरानी दवाइयाँ थी, उनसे कहीं बेहतर दवाइयाँ आ गई जिसके बहुत कम साइड इफेक्ट हैं, असर बढ़ गया है, ठीक होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो वो सब जब मरीज खुद महसूस करता है तो उसको ज़्यादा विश्वास होना शुरू हो जाता है। समय के साथ वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्योंकि आप रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, उसमें किस तरह की आधुनिक तकनीक अवेलेबल है, क्योंकि आप लगातार बरेली में बहुत सारी जिंदगी को बचा पाए अपनी इस सलाहियत के जरिए से, उस पर मैं चाहता हूँ एक रोशनी लगे। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अब बहुत डेवलप हो चुका है। पहले जब रेडिएशन जो किया जाता था वो कोबाल्ट थेरेपी मशीन से दिया जाता था, जिसमें कोबाल्ट का रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया जाता था। अब हमारे पास लीनियर एक्सीलेटर आ गए हैं। लीनियर एक्सीलेटर भी बहुत रिफाइन हो चुके हैं। तो पहले जब रेडिएशन दिया जाता था तो उसमें नॉर्मल टिश्यू काफ़ी रेडिएट हो जाता था, उसके साइड इफेक्ट होते थे। लेकिन अभी लीनियर एक्सीलेटर को लेके इतना प्रिसाइज हम रेडिएशन दे सकते हैं कि एक पेंसिल की नोक के बराबर अगर हमें सिर्फ इतने हिस्से में देना है तो सिर्फ उतने हिस्से में रेडिएशन दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे साइबर नाइफ जैसे टेक्निक्स आ चुके हैं, ऐसी मशीनें आ चुकी हैं कि अगर कोई ब्रेन ट्यूमर ऐसा है या कैसे डीप हिस्से में है जहाँ सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो रेडिएशन से उसकी सर्जरी करी जाती है। उसे रेडिएशन के थ्रू मारा जाता है, हाई डोज रेडिएशन देके, और उसमें उसको रेडियो सर्जरी बोला जाता है। ऐसे ही बहुत डीप सीटेड ट्यूमर्स है। लंग का ऐसा हिस्सा है जहाँ ऑपरेशन संभव नहीं है लेकिन छोटा है, पेंक्रियाज हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे रेडियो सर्जरी करी जा सकती है और बहुत प्रिसाइजली करी जाती है, क्योंकि उसके बहुत साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो गए। प्रोस्टेट के पेशेंट्स थे, जैसे प्रोस्टेट में रेडिएशन होता था तो पहले ब्लैडर में काफ़ी इन्फेक्शन आता था, प्रोक्टाइटिस होती थी, लैट्रिन करने में, पेशाब करने में दिक्कतें आती थी, लेकिन अब वो सब चीज़ें दूर हो गई हैं। IMRT टेक्निक आ गई है जिससे बहुत अच्छे से हम सिर्फ प्रोस्टेट को और उसकी सराउंडिंग एरिया को दे सकते हैं और बाकी सब साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी भी बहुत आगे बढ़ चुकी है।
कीमोथेरेपी में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, नई दवाइयाँ आ चुकी हैं जिनके साइड इफेक्ट बहुत कम हो गए हैं। तो हर तकनीक में फ़र्क आ गया है, सर्जरी में बहुत फ़र्क आ गया है। सर्जरी अब दूरबीन विधि से होने लगी है, कम से कम टेक्निक से होती हैं, रोबोटिक टेक्निक से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पेशेंट को कम से कम तकलीफ सहनी पड़ती है और अच्छा रिस्पॉन्स आने के चांसेस बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा मौजूदा हालात का रहता हूँ। कोरोना का दौर ज़रूर केसेस कम हैं, अब 200-250 केस पूरी यूपी में आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि तीसरी लहर की भी बात हो रही है, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में बड़ी भ्रांति है, गलतफहमी है। मैं चाहता हूँ उस पर भी आप अपना मैसेज दें ताकि लोगों में इस भ्रांति से बच सकें और आने वाले भविष्य की जो 3 महीने बाद उम्मीद है तीसरी लहर की, IIT कानपुर की तरफ से भी एक पूरी बात आई है। इसके अलावा दुनिया भर में ये बात चल रही है, अमेरिका में, इंग्लैंड में आ चुकी है, तमाम चीज़ें 22 केस भारत में भी आ चुकी है। मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी दें। देखिए, कोविड के तो पूरे दौर में मैंने कोशिश करी है कि लोगों को जानकारी पहुंचाते रहे, जितने उनके डर हैं उन्हें कम करने की कोशिश करते रहे। 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ बेसिक पे अगर हम टिके रहेंगे तो हम कोविड को हरा सकते हैं। हमने ये 3 चीज़ें भुला दी या उन पर लापरवाही करी, इसीलिए सेकेंड वेव आई, इतनी मृत्यु हुई, इतने यंग लोगों की मौत हुई, परिवार में कमाने वाले लोगों की मृत्यु हो गई, बच्चे अनाथ रह गए। लेकिन अगर हम अभी भी चेत जाते हैं, समझदारी से काम लेते हैं, 3 चीज़ें पहली हैं जो हमें बचा सकती हैं, चाहे कितने वेरिएंट आ जाए, डेल्टा वेरिएंट आ जाए, डेल्टा प्लस वेरिएंट आ जाए, डेल्टा डबल प्लस वेरिएंट आ जाए। अगर आप मास्क लगा रहे हैं, डबल मास्क लगा रहे हैं, इजराइल में मास्क हट गया लेकिन उसके बाद वहाँ पे रिकरेंस आ गया, तो मास्क बहुत ज़रूरी है। अभी भी मैं देख रहा हूँ सड़कों पे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, मास्क बहुत ज़रूरी है। डबल मास्क ज़रूर लगाएं क्योंकि डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस से आप डबल मास्क से ही बच सकते हैं। दूसरा, सैनिटाइजेशन जो आपने हाथों का करना है, बार बार धोना है, चाहे सैनिटाइजर यूज़ करना है उसको ज़रूर करें। खासकर चेहरे पे हाथ लगने से पहले, आँख पे, नाक में, मुंह में हाथ लगने से पहले आपका हाथ साफ होना चाहिए, तो ये पोर्ट ऑफ एंट्री जो है वो आपके नहीं रहेंगे। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग। अभी भी बाज़ारों में एकदम से भीड़ उमड़ गई है, आसपास लोग खड़े हुए हैं, पान की दुकानों पे खड़े हैं, चाट की दुकानों पे खड़े हैं। जितना वो प्रिवेंशन कर लेंगे, अभी कुछ समय का ये दौर है, कठिन दौर है, बहुत अजीब दौर है, लेकिन जितना बचने की कोशिश करेंगे उतना ही हम इसको आसानी से जीत सकते हैं, उतना कम समय में जीत सकते हैं। जितना हम लापरवाह होंगे उतना ही लंबा चलेगा, उतनी वेव ज़्यादा आएंगी, उतने वेरिएंट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला तो ये चीज़। दूसरी चीज़, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ने बहुत बचाव दिया है। मेडिकल प्रोफेशनल्स को पहले वैक्सीनेशन लगा था, उनमें उनको कोविड होने के बाद भी हॉस्पिटलाइजेशन कम रहा, डेथ बहुत कम हुई है। इसके बाद जितने पेशेंट्स ने लगवाया भी है, जिनको एक डोज भी लगी है, उनको भी कम रिएक्शंस आए हैं, उनको दिक्कतें कम रही हैं। तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, डरे नहीं। बहुत सारे डॉक्टर्स ने, लगभग सारे डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन कराया है, और अगर उसमें कोई भी डर की बात होती, खतरे की बात होती, तो डॉक्टर्स खुद नहीं लगवाते। इसके बाद जितने लोगों ने अभी लगवाया है, सबसे पहले बुजुर्गों को लगाया है। लोगों को डर रहता है कि बुजुर्गों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन उनको इतनी कम दिक्कत हुई है। वैक्सीनेशन के अपने साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। तो मेरा तो ये कहना है कि सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। गाँव में, क्षेत्रों में और बिल्कुल इंटीरियर इलाकों में वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहिए। जितना तरीकों से हम बचाव कर सकते हैं, ये 3 तरीके जो मैंने बताया, उससे हम शरीर के बाहर से बचाव कर रहे हैं, और वैक्सीनेशन हमें शरीर के अंदर बचाव दे रहा है। तो हमें हर तरीके से इससे बचने की कोशिश करनी है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है।